इंडियन रेलवेज पार्ट 1 में हमने देखा कि किस प्रकार भारत में रेलवेज की शुरुआत हुई, भारत में पहला रेलवे स्टेशन कब बना, भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली, भारत में पहला लोकोमोटिव इंजन कब और कहां पर बना। इसके साथ साथ हमने और भी कई महत्वपूर्ण तथ्य जो कि भारतीय रेलवे से जुड़ी थी उन्हें भी जानने की कोशिश की। अगर अभी तक आपने हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी जाकर देखें, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद ही ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भारतीय रेलवे के इतिहास की अधूरे सफर पर। द फेरी क्वीन, जिसे भाप से यानी स्टीम से चलने वाली सबसे हल्के इंजनों में शामिल किया गया है। ये लोकोमोटिव इंजन NR 22 यानी कि नॉर्दर्न रेलवेज 22 के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टीम लोकोमोटिव इंजन को साल 1855 में किटसन, थॉम्पसन और हैविटसन ने इंग्लैंड के लीड शहर में बनाया था। फिर उसी साल इस इंजन को कोलकाता भी लाया गया था। कोलकाता आते ही इस इंजन के मालिक और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलकर इस इंजन का नाम NR 22 रखा था। यहाँ तक कि साल 1998 में दुनिया के सबसे पुराने स्टीम इंजन के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज किया गया था। और तो और साल 1999 में इस इंजन को नेशनल टूरिज्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इस लोकोमोटिव का इस्तेमाल पहले वेस्ट बंगाल में हावड़ा और रानीगंज के बीच चलने वाली हल्की मेल ट्रेनों को चलाने के लिए किया जाता था। दरअसल पहले के लोग लेटर्स को देश के एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने के लिए भी ट्रेन का इस्तेमाल करते थे, और जिन ट्रेनों से इस पोस्ट को पहुंचाया जाता था उन ट्रेनों पर RMS यानी रेल मेल सर्विस लिखा होता था। इसी वजह से उन ट्रेनों को मेल ट्रेन भी कहा जाता था। इनके अलावा इस लोकोमोटिव का इस्तेमाल साल 1857 में भारतीय विद्रोही यानी कि भारतीय सैनिकों से बनी एक सेना जो कि उस समय अंग्रेजों के खिलाफ थी, उन्हें ले जाने के लिए इस ट्रेन का इस्तेमाल भी किया जाता था। इसके बाद इसे बिहार में रेलवे लाइन बनाने के लिए भेजा गया, जहां पे तकरीबन साल 1909 तक इसका काम चलता रहा। फिर इस ट्रेन को साल 1996 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, लेकिन साल 1997 में लोको वर्क्स पैरंबर चेन्नई ने इसे फिर से शुरू किया। उस समय यह दिल्ली से अलवर के बीच चलती थी, जो राजस्थान राज्य के एक शहर का नाम है। तब इस ट्रेन के कई अवार्ड्स भी मिले थे और अब इस ट्रेन को रेवाड़ी हेरिटेज म्यूजियम में रखा गया है। साल 1857 में भारतीय सैनिकों के विद्रोह के बाद नॉर्थ के इलाकों में 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद से लेकर कानपुर तक एक काफी लंबी लाइन जो कि करीब 119 मील लंबी थी वो बिछाई गई। साथ ही 1862 में बिहार के जमालपुर शहर में मुंगेर के पास भारत की पहली रेलवे वर्कशॉप भी बनाई गई थी, जो कि बाद में भारत की मेन इंडस्ट्रियल यूनिट में से एक बन गई। इसके बाद आगे चलकर साल 1864 में दिल्ली जंक्शन, जो कि भारत का सबसे पुराना और मेन स्टेशन माना जाता है, उसे चांदनी चौक के पास बनाया गया। दिल्ली जंक्शन के बनाने के बाद से ही हावड़ा से यानी कोलकाता से आने वाली ट्रेनों का आना जाना दिल्ली तक शुरू हो गया। शुरुआत में यह स्टेशन महज एक छोटी बिल्डिंग थी, लेकिन आज इसकी गिनती देश के 10 बड़े स्टेशनों में होती है। इसी के साथ ही दिल्ली के इसी रेल मार्ग से देश के बाकी शहरों से जोड़ी गई थी, और फिर धीरे धीरे बढ़ती भीड़ की वजह से जब इसे बढ़ाने की जरूरत पड़ी, तब जाकर साल 1893 में स्टेशन की नई इमारत बनाने का काम शुरू हुआ, और उस नई इमारत को बनाने में करीब 10 साल तक का वक्त लगा। दरअसल 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में जब अंग्रेजों ने भारतीयों को हराने के बाद दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया, तब अंग्रेजों ने शहर में रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी शुरू कर दी थी। आगे जाकर अंग्रेजों के खिलाफ बहुत से आंदोलन शुरू हो गए, और उन आंदोलनों पर आसानी से काबू पाया जा सके, इसके लिए अंग्रेजों ने रेलवे स्टेशन को शहर के बाहर ले जाने के बजाय ज्यादा भीड़ वाली जगह पर बनाने का फैसला किया। इसलिए जो स्टेशन गाजियाबाद के नजदीक बनने वाला था, उसे बाद में दिल्ली के लाल किले के नजदीक बनाया गया। फिर दिल्ली के बाद नॉर्थ में नया और सबसे जरूरी स्टेशन लखनऊ को बनाया गया, और फिर एक के बाद एक सफलता को देखते हुए रेलवे ने नए ट्रैक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया, जिसमें करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर मुंबई को पुणे से जोड़ने के लिए सुरंगें बनाने का फैसला लिया गया। 9 साल का वक्त और काफी पैसे खर्च करने के बाद
आखिरकार इस ट्रैक को तैयार किया गया। इस ट्रैक के बनने के बाद लखनऊ और कानपुर को जोड़ने के लिए 1864 में रेलवे लाइन बनाई गई। अब नॉर्थ में लाइन बिछाने के बाद ईस्ट की बारी थी, और ईस्ट में यानी कि बंगाल अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था और यहाँ उनका ही राज चलता था। हालांकि वहां रेलवे लाइन पहले से ही मौजूद थी, लेकिन अंग्रेजों ने कुछ नया और हटकर कोई काम करने की सोची। उन्हें कुछ शुरुआती और नए एक्सपेरिमेंट्स में ट्रेन की उत्पत्ति हुई। ट्रेन एक खास किस्म की ट्रेन है। अगर आप कोलकाता गए हैं तो सड़कों पर पटरियां जरूर दिखाई दी होगी, जिसके ऊपर बसें और गाड़ियां दौड़ती है। दरअसल पहले इसी ट्रैक से होकर ट्रेन आया जाया करती थी। पहले इन ट्रेनों के आगे घोड़े लगे होते थे जो इन्हें खींचा करते थे। भारत का पहला ट्रेन वे 24 फरवरी 1873 को करीब 3 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर सियालदा और अर्मेनिया घाट स्ट्रीट के बीच कोलकाता में खोला गया था। इसके बाद शहर में ट्रेन कोलकाता ट्रेन वेज कंपनी बनी और ये कंपनी भारत में आज भी एकमात्र ट्रेन ऑपरेटिंग कंपनी है। साथ ही एशिया का सबसे पुराना ट्रेन ऑपरेटिंग नेटवर्क भी है। पहले के समय यानी साल 1879 के दौरान कोलकाता से दार्जिलिंग तक का सफर बहुत ही मुश्किल हुआ करता था और इस सफर को पूरा करने में करीब 5 से 6 दिन का वक्त लग जाता था। इसलिए वक्त को बचाने के लिए और इन मुश्किलों से बचने के लिए ट्रेन रेलवेज का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ ही दार्जिलिंग में रेलवे बनाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि पहाड़ी इलाकों में चाय और तरह तरह के प्रोडक्ट्स को आसानी से मैदानी इलाकों में लाया जा सके और इसके साथ साथ चाय बागानों में इस्तेमाल होने वाली मशीनों और वर्कर्स को भी आसानी से ऊपर पहाड़ पर पहुंचाया जा सके। साल 1871 और 1881 के बीच बनाए जाने वाली इन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे गाड़ियों को टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, जो आज भी हमें देखने को मिलती है। साल 1879 दार्जिलिंग स्टीम ट्रेन वे कंपनी को बनाया गया और 1881 में इस कंपनी का नाम बदलकर दार्जिलिंग हिमालयन कंपनी रख दिया गया। उस वक्त दार्जिलिंग रेलवे लाइन करीब 52 मील लंबी हुआ करती थी और ये लाइन दार्जिलिंग के बीच मार्केट से होकर गुजरा करती थी। और जैसे ही ट्रेन मार्केट में आती थी वैसे ही सभी दुकानदार अपनी अपनी सामानें समेट लेते थे और ट्रेन गुजरने के बाद सभी दुकानदार वापस अपना सामान ट्रेन के ट्रैक पर रख दिया करते थे। ये सिलसिला आज भी चलता आ रहा है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइन को नैरो गेज से चलाया जाता है। नैरो गेज रेलवे का वह ट्रैक होता है जिसमें दो पटरियों के बीच की दूरी कम से कम 2 फीट से लेकर 2.5 फीट तक होती है और इन्हें नैरो गेज ट्रेनों को टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। आगे चलकर इस ट्रेन को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। पहले इन ट्रेनों को सिर्फ स्टीम इंजनों से ही चलाया जाता था, पर वक्त के साथ साथ इसे इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाने लगा। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली रेलगाड़ी सबसे पहले 27 मार्च 1902 में कोलकाता में अर्स प्लानेट में खिद्रीपुर तक चलाई गई थी। इसके बाद साल 1907 में मुंबई में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत हुई। इसी बीच साल 1866 से 1872 के बीच भारतीय रेल नेटवर्क को और आगे बढ़ाया गया और कोलकाता को दिल्ली, अमृतसर और मुंबई के साथ साथ और भी दूसरे शहरों के साथ जोड़ा गया और इसके साथ ही मुंबई को भी कोचीन और मद्रास जैसे शहरों से जोड़ा गया। लेकिन रेलवे के शुरू होने के बाद भी करीब 50 साल से भी ज्यादा वक्त तक भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेनों में शौचालय की सुविधा नहीं मिली थी और यह एक बेहद चिंता वाली बात बन चुकी थी। इस बात पर खास ध्यान देते हुए 2 जुलाई 1909 को वेस्ट बंगाल के एक यात्री अखिल चंद्र सेन ने पैसेंजर ट्रेन में सफर करने के एक अपने बुरे अनुभव के बारे में साहिबगंज डिविजनल ऑफिस जो कि वेस्ट बंगाल में है उन्हें एक चिट्ठी लिखकर शिकायत की और उस चिट्ठी में भारतीय रेल में शौचालय बनाने की अर्जी भेजी। इसके बाद रेलवेज की तरफ से अखिल चंद्र सेन की शिकायत पर सुनवाई की गई। फिर ब्रिटिश हुकूमत के वक्त ही ट्रेनों में शौचालय की सुविधा शुरू कर दी गई। आज भी अखिल चंद्र सेन की लिखित चिट्ठी को रेलवे म्यूजियम में संभाल कर रखा जाता है। इसके बाद साल 1900 से ही धीरे धीरे डेवलपमेंट होने के साथ साथ ट्रेनों में कई सुविधाएं दी जाने लगी, जैसे टॉयलेट, इलेक्ट्रिक लाइट, गैस लैंप और दूसरी सुविधाएं भी मिलनी शुरू हो गई। साल 1901 के बाद से रेलवे ने काफी मुनाफा कमाना शुरू कर दिया था
मुनाफा कमाने के बाद से रेलवेज पर काम करने और सुविधा देने का काम और बढ़ गया। इसलिए इन सभी कामों पर ठीक से निगरानी और कंट्रोल करने के लिए 1905 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट की शुरुआत की। आगे चलकर 1911 में रेलवेज ने पंब बैन रेलवे ब्रिज को बनाने का काम शुरू किया। पंब बैन रेलवे ब्रिज भारत का सबसे पहला पुल है जिसे समुद्र के ऊपर बनाया गया था। इस पुल को बनाने में तकरीबन 3 साल लग गए और ये पुल 1914 में पूरी तरह बनकर तैयार हो पाया था। तो इस तरह से धीरे धीरे करके भारतीय रेलवे लगातार देश के कोने कोने में लाइनों फैला रहा था और अब तो रेल की पटरियां उन इलाकों में भी पहुंचना शुरू हो गई थी जहां के लोगों के लिए ट्रेन को देख पाना यानी उनमें सफर करना भी एक सपने जैसा लगता था। यहाँ तक कि रेलवे ट्रैक पहाड़ों की उन सभी हिस्सों तक पहुंच पा रहा था जहां आम गाड़ियों को पहुंचना काफी मुश्किल या नामुमकिन सा माना जाता था। वैसे तो पहाड़ी इलाकों में रेलवे लाइन बनाना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी भारतीय रेलवे ने पहाड़ों को खुले मैदान से लिंक करने के काम को बड़ी मेहनत के साथ पूरा किया और पहाड़ियों पर रेलवे का सपना को आखिरकार पूरा किया। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों के घने जंगलों से घिरी हुई पहाड़ियों के बीच मेट्टुपालयम से उडागमंडलम जाने वाली ट्रेन को भी चलाया गया और साथ ही वहां नीलगिरी माउंटेन रेलवे को बनाने के दौरान कई सुरंगें और सैकड़ों पुल भी बनाए गए जिससे कि वहां के ट्रेनों के आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। कालका शिमला टॉय ट्रेन जो कि रेलवे की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कलाकारी मानी जाती है, जो कि 1903 में बनाया गया था। ये ट्रेन 96 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई पहाड़ी इलाकों से शिमला के मैदानी इलाकों में आती है। आज के समय में कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पूरी दुनिया में मशहूर है। इस ट्रैक को यूनेस्को ने साल 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में जोड़ा था। क्या आपको पता है कि भारत में इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत कैसे हुई थी? भारत में इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत ब्रिटिश रूल के दौरान ही हो गई थी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन फरवरी 1925 बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। बॉम्बे वीटी को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के भी नाम से भी जाना जाता है और इस दिन को आज भी भारतीय रेलवे के इतिहास में एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जाता है और ये ट्रेन भारत के साथ साथ एशिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए भी जाना जाता है। उस समय बिजली की सप्लाई को छोड़कर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए सभी गैजेट्स को इंग्लैंड से लाया जाता था और उस दिन के बाद से भारतीय रेलवे में लगातार ट्रेनों का इलेक्ट्रिफिकेशन होता आ रहा है। आज के समय में भारतीय रेल की अधिकतर ट्रेनें इलेक्ट्रिक हो गई है। देश की आजादी से पहले साल 1930 के आसपास जब साइमन कमीशन के खिलाफ देश के लोगों ने बॉयकॉट का ऐलान किया, तब अपने खिलाफ हो रही आंदोलनों को देखकर ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि वो हमेशा के लिए भारत पर अपना कब्जा बनाए नहीं रख पाएंगे। इसलिए तभी से ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे पैसों को भारत में अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना कम कर दिया। इन सेक्टर्स में रेलवेज भी एक था जिसे इन्वेस्टमेंट मिलना भी अब बंद हो चुका था। इसी वजह से साल 1930 से लेकर 1947 तक ना ब्रिटिश सरकार ना कोई रेलवे लाइन बना पाई और ना ही किसी को एक ऐसा करने की मंजूरी दी। सारी प्लानिंग को ब्रिटिश सरकार ने खारिज करते हुए सभी काम बंद करवा दिए। वहीं इस दौरान जब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तब ब्रिटिश सरकार ने रेलवे के सारे इंजन को वहां से ले जाना शुरू कर दिया। साल 1939 में जंग के दौरान अंग्रेजों की मदद के लिए भारत से करीब 40% लोकोमोटिव को जहाजों की मदद से मिडिल ईस्ट में पहुंचा दिया गया। ऐसा करने की वजह से तब देश में ट्रेनों की गिनती और भी कम हो गई। इस तरह से स्टेशनों और लाइनों का इस्तेमाल भी बंद हो गया। फिर आखिरकार साल 1947 में जाकर भारत में ब्रिटिश राज खत्म हुआ और भारत को आजादी मिली और जाते जाते अंग्रेज इस देश को 2 हिस्सों करते चले गए। भारत और पाकिस्तान के 2 हिस्सों में बंटने में इंडियन रेलवे को करीब 40% से ज्यादा रेलवे नेटवर्क पाकिस्तान के पास चला गया। यानी कि देश की आजादी तो मिली, लेकिन भारतीय रेलवे के नाम पर भारत में अब ज्यादा कुछ बचा ही नहीं था। खैर, इसके बाद जब देश में एक नई कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाई गई, तब जॉन मठाई हमारे देश के सबसे पहले रेल मंत्री बने और इतना ही नहीं,
इसी साल नवंबर में देश के नए रेल मंत्री ने अपना पहला रेल बजट भी पेश किया। भारत से अंग्रेजों के जाने के बाद भारतीय रेलवे ने भारत के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की सुविधा देने के मकसद से भी भारतीय रेलवे को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसके बाद भारतीय रेल में बहुत से बदलाव हुए, बहुत सारी अपग्रेड्स किए गए, नई नीतियां लाई गई, बहुत सारे नए ट्रेन चलाए गए और अब हमारा रेलवे नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में ऑनलाइन टिकटिंग की सुविधा भारतीय रेल द्वारा 1986 में शुरू कर दी गई थी। इसके साथ ही भारतीय रेल का ऐतिहासिक सफर खत्म हुआ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये भारतीय रेल का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी।